खाकर मेरा दिमाग का दही हो रहा है और तू यहाँ आराम से बैठकर पिज्जा बर्गर खा रही है। एक बार अपनी बड़ी बहन से पूछ तो लेती कि दीदी तुम भी खा लो। आपसे पूछूंगी तो मेरे लिए कैसे बचेगा, और आपको पता है मैं दूसरों से ज्यादा अपने बारे में ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए चुपचाप खा रही थी। अब आ गई हो तो खा लो। फिर शिवानी और किशोरी चुप चुप कर वही सब खा रहे थे। जरा सा दिया है, थोड़ा सा और दे दी, और शाम का दिया बाती और झाड़ू कर ले। पहली बात तो दीदी अभी मेरा पेट भरा नहीं, इसलिए इतने से ही काम चला लो, वरना खुद अपने लिए अलग से मंगा लिया करो ऑनलाइन, और घर का काम आप ही करो, मुझे नहीं करना। सास के कदमों की आहट सुन दोनों बहनें खाना छुपा लेती हैं। अरे क्या बात है दोनों, मैंने सुना शिवानी बहू काम नहीं करना चाहती। किशोरी बहू उसे बार बार क्यों बोल रही है? वैसे भी तेरे पिताजी ने कहा था कि उसे घर में ढलने में टाइम लगेगा, और वो छोटी है, तो तू ही ये संभाल लिया कर। चल जा सबके लिए अंडा चावल बना कर ला, और आज चावल थोड़े से फ्राई कर देना। चावल में भी अंडा फ्राई करके डाल देना, और अलग से अंडे को भी टमाटर प्याज के साथ फ्राई करके लाई हूँ। माँ जी, आप ये अंडा चावल कब से खा रही हैं? जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने सारे बच्चों को, पति को, दोनों तीनों टाइम अंडा चावल ही खिलाती हूँ, क्योंकि उनको पसंद भी है और मुझे भी। 10 तरह की सब्जी को न खरीदने जाना पड़ता है न बनाना पड़ता, ऊपर से चावल राशन पर से ही आ जाते हैं। हे भगवान जी, कैसा ससुराल है जो रोज रोज अंडा चावल खाता है, ऊपर से इतनी मोटी होती जा रही है। क्या बोली बहू तुम? कुछ तो बोल रही है। कुछ नहीं माँ जी, मैं अभी जाती हूँ अंडा चावल बनाने। शिवानी कुछ नहीं करेगी, शिवानी तो आराम से बैठी। हाँ और किशोरी इस तरह अकेले काम करके घर के सभी जनों के लिए दोनों तीनों टाइम अलग अलग तरह का सिर्फ अंडा चावल ही बनाती है, और अब खुद भी अंडा चावल से ऊब जाने पर वो कमरे में छिपकर मैगी, समोसे, तरह तरह की चीज खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोज रोज अंडा चावल खाने वाले ससुराल के लोग मोटे हो जाते हैं, तो किसी को धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। सलोनी और उसके भाइयों के चेहरे पर कई सारे दाने फुंसी हो गए थे। माया भाभी, माँ देखो ना मेरी शक्ल पर क्या हो गया है, कितने सारे दाने हो गए हैं। पहले तो एक दो थे और अब बहुत ज्यादा है। यही तो मेरा भी हाल बिल्कुल तेरी ही तरह है। मेरा भी, मुझे समझ नहीं आ रहा हम तीनों को ऐसा क्यों हो गया है। तुम्हें तो दाने हुए हैं, मेरी तो चर्बी निकल आई है, और तुम्हारे पापा जी के कुछ दिनों में सीने में दर्द हो रहा है। आप सबको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। हो सकता है ये सब रोज रोज अंडा चावल खाने की वजह से हो रहा हो, क्योंकि वो गर्म होता है। बस कर बहू तू, कुछ भी कह ले, लेकिन अंडा चावल के बारे में कुछ भी मत बोल। वो हम कितने समय से खा रहे हैं, अब हमें क्या प्रॉब्लम होगी भला अंडा चावल से? हाँ सुलोचना, अरे मुझे बहुत दर्द सीने में उठ रहा है। ये कहते कहते सुजीत बेहोश हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां दोनों बहुएं घर के बाकी लोगों का भी चेकअप करवाने को कहती हैं, और डॉक्टर कहता है, शिवानी जी, किशोरी जी, आप दोनों को छोड़कर घर के सभी लोग इतने बीमार क्यों हैं? ऐसी क्या गर्म चीज खा रहे हैं? इनके लक्षण देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अंडे का सेवन ज्यादा किया है, जिस वजह से आपकी माताजी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपके ससुर को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है उसी कोलेस्ट्रॉल से, और आपकी नंद और पति को अंडे की गर्मी से चेहरे पर दाने निकल आए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सब इनके अंडा चावल खाने से हुआ है। ये रोज अंडा चावल खाते हैं, हमने इन्हें समझाया भी, लेकिन ये समझते ही नहीं है। हम दोनों घर में शादी करके आई हैं और हमें अंडा चावल खाने की आदत नहीं है, इसीलिए हम दोनों बहनें शुरू से ही नहीं खाती। पर ये सब लोग दिन में 3 बार 12-12 अंडे खाते थे एक जना। ओ माय गॉड, दिस इज रेडिकुलस। सुना आप सब लोगों ने? अब से आपको अंडा चावल नहीं खाना है, दूध फलाहार खाना है। शुक्र कीजिए मिस्टर सुजीत, आप वक्त पर यहाँ आ गए और आपकी बीमारी का पता अभी चल गया। दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको योग भी करना पड़ेगा। फिर से अंडा चावल खाया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब से मैं क्या, मेरे परिवार का कोई भी जना रोज रोज अंडा चावल नहीं खाएगा। अच्छा हुआ बहू दोनों ने हमारी आंखें खोल दी और ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हम दोनों जो बनाकर खिलाएंगे आप वही खाना। इस तरह दोनों बहनें घर के सभी लोगों का पौष्टिक डाइट चार्ट बनाती हैं, जिसे सब लोग खाते हैं, और सुबह योगा भी करते हैं। धीरे धीरे उनकी चर्बी और अंडा चावल खाने का फितूर दोनों खत्म हो जाता है। इतनी गर्मी हो रही है, खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए हैं। कोई ग्राहक जूस पीने क्यों नहीं आ रहा? क्या करूं जिससे कुछ बिक्री हो जाए? जूस पिला दो मौसम्बी का, मूड ऑफ है मेरा। आपने अभी अभी मुझे सुना था क्या? हाँ जी, आप जल्दी से 2 ग्लास दे दीजिए। कितने का है?
एक गिलास बस 50 रुपए का। वाह, इसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, मेरा तो दिल आ गया है इस पर। मैडम जी जूस लीजिए ना, कब से आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे आपके घर में कौन कौन है और आप कहाँ रहते हैं? इस मौसमी के ठेले से आपका गुजारा हो जाता है? वैसे सच बोलूं तो नहीं हो पाता, क्योंकि घर में 2 जवान बहनें हैं, माता पिता हैं। आज के समय में कहाँ खर्च चल पाता है। पर मैडम जी आप क्यों पूछ रही हैं? आज तक इस गरीब से किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। वही तो, तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? चल, घर पहुंचना है। दिन गुजरता है, जब भी अनिका कॉलेज से घर की तरफ जाती तो रास्ते में उसे वही जूस वाला दिख जाया करता था जिससे अब्बा अक्सर जूस पीने के बहाने मिला करती थी, जिससे उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई और अनिका प्रवीण से प्यार कर बैठती है। जब वो गरीब प्रवीण से अपने प्यार का इजहार करती है तो प्रवीण हक्का बक्का रह जाता है। आप ये क्या बोल रही हैं? हम दोनों का कोई मिलन नहीं है। आप एक अमीर घर की हैं जिनका शहर में काफी नाम है, और मैं तो एक तुच्छ कीड़े के समान हूँ जिसे कोई भी रौंद देता है। आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। प्रवीण जी, हमारी शादी हो जाएगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे घर वाले मान जाएंगे और इतना तो मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अब कह भी दीजिए, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं अनिका, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ ही दिनों में अनिका की प्रवीण से धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ दोनों सोने की कार में बैठ गरीब झोपड़ी में आते हैं और सब के सब हैरान रह जाते हैं। भाभी ये लीजिए, आप थक गई होंगी, कॉफी पी लीजिए। शुक्रिया। बहू, हैरान हूँ मैं, इतने बड़े घर से है तू, फिर भी तू हमारे घर में रहने के लिए आ गई। न शांति है और न यहाँ आरामदायक गद्दे हैं, न मीठा पानी और न ही खाने के लिए बढ़िया बढ़िया राशन। पापा जी, भले ही मैं बड़े घर से हूँ, मुझे आदत भी वैसी होगी, लेकिन अब जैसे मेरे ससुराल वाले रहते हैं, मैं भी उनकी तरह ही रहूंगी। मैं इस चीज में बिल्कुल फर्क नहीं करती। देखा जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है। तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। अनिका, तुम खुश तो रहोगी ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगी। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सबको जमीन पर सोने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर इतना बड़ा कहाँ था। वहीं सास ससुर सोने की कार की देखभाल के लिए रात भर डंडा लेकर बाहर बैठे रहते हैं और पहरा देते हैं। अजी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई सोने की कार को चुरा ना ले या निशान ना मार दे, फिर बहू हमको क्या बोलेगी। जब ही तो हम पहरा दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्हें 2 रात बीत जाती है, जिससे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं। बहू के पूछने पर झूठ बोलते हैं, लेकिन एक रात बहू उन्हें खुद देख लेती है। अब से आपको रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये घर दोबारा बनवाना चाहती हूँ, जिसके अंदर आराम से सब सो जाएं और एक पार्किंग एरिया भी बन जाए। फिर कोई चोरी नहीं करेगा हमारी कार। पर बेटा, तेरे पैसे, जो मेरा है अब से वो मेरे ससुराल वालों का है। लेकिन भाभी, जब ये घर बनेगा तो हम और ये सोने की कार कहाँ रहेंगी? वो मैं पिताजी के पास रखवा दूंगी। जब तक हमारा घर बन नहीं जाता, हम एक किराए का घर ले लेंगे। ठीक है। फिर सब सो जाते हैं और अगले दिन से घर बनना शुरू हो जाता है, जहाँ बहुत सारी सुख सुविधा की चीज बनवाती है, पर अपने सोने की कार को पिता के घर खड़ी करवा देती है। 2 दिन बाद महेंद्र प्रताप से दुबई का शेख मिलने आता है और वह सोने की कार को देख लेता है। वल्लाह हबीबी, ये सोने की कार हमको बहुत अच्छी लगती। महेंद्र, तुम ये कार हमको कितने में देती? हमारी चौथी बेगम को हम गिफ्ट करती। माफ करना, ये सोने की कार हमारी बेटी की दहेज की होती, तुमको नहीं दे सकती। क्या? ये बात सुन अनिका कहती है, आप ये सोने की कार दे दीजिए। मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। इसके बदले ये मुझे जो पैसे देंगे वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के फ्यूचर में भी काम आएंगे। अपने देश में सोने की कार हम खुलेआम लेकर नहीं घूम सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ पापा जी, अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, आप ये सोने की कार ले सकते हैं। वल्लाह हबीबी, तुम बड़ा प्यारी होती। इस तरह दुबई का शेख वो सोने की दहेज की कार ले जाता है। बदले में अनिका को करोड़ों रुपए और हीरे दे जाता है, जिससे अनिका कभी भी अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकती थी। साथ ही उनका घर भी बहुत अच्छा बन जाता है, जहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझको, बहुत दर्द हो रहा है। अरे गाँव वालों, मारो इसे जब तक ये मर न जाए।
वरना ये अपने कोढ़ का रोग हम सबको फैला देगी। अरे कैसे कसाई हो तुम लोग, दिखाई नहीं देता हमारी सास कितनी ज्यादा बीमार है और हमारे घर में आग किसने लगाई? अरे हमने लगाई है, चलो निकल जाओ हमारे गांव से वरना मार मार कर जान ले लेंगे। बेचारी बहुओं को कोई जगह समझ में नहीं आती, वो कहाँ जाएं। पांचों जंगल के अंदर आकर भी अभी बैठी हुई थी कि एक जहरीला बिच्छू रेंगते हुए आता है। कंचन डर कर चिल्लाती है, बिच्छू, ललिता बचकर। हे भगवान, अभी तो ये जहरीला बिच्छू मुझे काट खाता। हम लोग इस तरह से इस जंगल के अंदर खुले में नहीं रह सकते, हमें अपने लिए घर बना लेना चाहिए। तो चलो अभी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है, लकड़ियां कैसे काटेंगे? अरे हम जुगाड़ू बहू के लिए कोई काम कठिन थोड़ी है। आदि मानव पत्थरों के औजार बनाकर इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह हम भी बना सकते हैं। अब सुरीली पत्थर से नुकीले औजार बनाकर चारों को देती है। ललिता लकड़ी काटती है, कंचन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर खाने पीने का जुगाड़ लगाती है। बाकी तीन बहू फूस, मिट्टी, जंगली बड़े पत्तों की सहायता से घर तैयार कर लेती हैं। वैसे इतनी मेहनत करने के बाद अब जोरों की भूख लग रही है। कंचन, तुमने खाने का कुछ जुगाड़ लगाया है? ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ये जंगली जलेबी और अंजीर मिला है, सब खा लो। ऐसे मुश्किल वक्त में पेट भरने के लिए ये भी बहुत है। माँ जी आप भी खाइए। सुजाता एक नजर अपनी जुगाड़ू बहुओं की शक्ल की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बहुओं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सारे दुख सितम उठाने पड़ रहे हैं। बहुएं तो घर आंगन की लक्ष्मी होती है, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से इस खतरनाक जंगल के अंदर रहना पड़ रहा है। माँ जी, हम अपने जंगल के ससुराल में भी खुश हैं, अब खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे रात ढलती है, बहुत सारे जानवर उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पांचों बहुओं की नींद गायब हो जाती है, वो अंदर से सहमी हुई थी। तुम चारों ने आवाज सुनी? लगता है जंगली जानवर ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इसका मतलब ये जंगल की जमीन हमारे लिए जरा भी सुरक्षित नहीं है। बहुएं सुबह होने का इंतजार करती हैं। जानवर के जाने के बाद उनकी सांस में सांस आती है। पांचों खाने पीने की तलाश में बाहर देखती हैं, जहाँ उन्हें बहुत ही विशाल पेड़ दिखाई देता है। पेड़ देखकर सुरीली को जुगाड़ सूझता है। ललिता, रेवती, कंचन, माधुरी, देखो ये पेड़ कितना मजबूत और टिकाऊ है। क्यों ना हम इस पेड़ के ऊपर अपना घर बना ले? यहाँ तो कोई जंगली जानवर भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन इसके लिए हमें दोबारा से मेहनत करनी होगी। पर कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। अब पांचों बहू जुगाड़ लगाकर मोटे मोटे पेड़ की डाली काट कर उसे तख्त बनाती हैं, पत्तों से छत बनाकर रहने लगती हैं। मगर आधी रात को सबको प्यास लगने पर माधुरी पानी लेने जाती है, जहाँ जंगल के भेड़िए इंसानी मुंह सूंघ कर उसको घेर लेते हैं। देखो इस जंगल की जमीन कितनी उपजाऊ है, अगर हम इस जमीन पर बीज लगा दे तो बहुत ही बढ़िया खेती होगी। हम बाजारों में फल सब्जी भी बेच सकते हैं। सच में ये जुगाड़ सबसे बढ़िया रहेगा। और अभी तो सर्दियों का मौसम भी है, तो हम जंगल से लकड़ियां काट कर भी बेच सकते हैं। तीन बहू खेती करने में जुट जाती हैं, बाकी दो बहू लकड़ी काटती हैं। तभी सुरीली को जड़ी बूटी की बेल दिखती है। उसकी आंखों में एक आशा थी। ये देखो मुझे क्या मिला। तुम्हें पता है हमारे गांव में एक वैद्य जी रहते थे जो जड़ी बूटी की दवाई बना कर रखते थे। इसकी दवाई से माँ जी का रोगों वाला शरीर भी चंगा भला हो सकता है। क्या सच में? तो चलो इसे ले चलते हैं। सुरीली उस जड़ी बूटी की दवाई बनाकर अपनी सास को लगाती है। 2-4 दिन के अंदर शरीर के सारे दाग गायब हो जाते हैं। देखा तुमने, मेरा जुगाड़ काम कर गया, माँ जी बिल्कुल चंगी हो गई। ऐसे इस दवाई को हमें बाजार में बेचना चाहिए ताकि बीमार लोग इसका लाभ उठा सके और थोड़ा लाभ हम भी उठा सके। पांचों जुगाड़ू बहू उस जड़ी बूटी की दवाई बेचती हैं, साथ ही बांस के पेड़ों से कुर्सी, टेबल और जंगल के ताजे फल सब्जी भी बाजार में बेचती हैं, जिससे लोग खूब पसंद से खरीदते हैं। जिसके बाद गांव वाले उन्हें लेने आते हैं। आप सब लोग यहाँ पर? हम सबको माफ कर दो, हमने तुम्हें गांव से निकाल दिया। अपने गांव वापस चलो बबुओ। जी नहीं, हमें आप जैसे मतलबी लोगों के बीच में नहीं रहना। हम अपने जंगल के ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हैं। आप सब चले जाइए। जो दुख में साथ छोड़ दे, हमें उनकी अब जरूरत नहीं। सब लोग वापस चले जाते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू को अपने जंगल के ससुराल से लगाव हो चुका था। यहाँ तक कि जंगली कुत्ते जिन्हें वो रोटियां खिलाया करती थी, वो वफादारी निभाते और उनके घर की पहरेदारी करते। अब उनके दिल से जानवरों का डर कोसों दूर निकल चुका था।